हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ वो भी कर लें। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मुझे वीडियो में कमेंट करके बताएं और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा अगर आप कोई और चैप्टर मुझसे पढ़ना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन सा चैप्टर आपको पहले पढ़ाया जाए। इस चैनल पर आपको 6 से लेकर 10th तक की एसएसटी के सभी चैप्टर्स के वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो आप उनको देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अभी हम पढ़ रहे हैं रशियन रेवोल्यूशन के बारे में, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। ये हमारा चैप्टर इस समय कंटिन्यू है। इसके जो पहले के वीडियोस हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी आज हम पढ़ेंगे, अभी तक जो हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि यूरोप में सोशलिज्म का प्रचार हो रहा है, वो धीरे धीरे वहाँ पर फैल रहा है। इसके जो सोशलिस्ट हैं उन्होंने कई देशों में अपनी पार्टीज़ बना ली हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना लिए हैं, वो पार्लियामेंट में अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं, किंतु अभी तक किसी भी देश में उनको गवर्नमेंट बनाने में सफलता नहीं मिली है। तो अब हम देखते हैं कि अभी तक तो वो किसी भी देश में सफल नहीं हो पाए हैं गवर्नमेंट बनाने में, लेकिन ये जो सिचुएशन है ये रिवर्स कहाँ पर हो गई, किस यूरोपियन स्टेट में हुई? ये लीस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ यूरोपियन स्टेट था रसिया, यानी कि इसका औद्योगिकरण नहीं हुआ था और रसिया में सोशलिस्ट पार्टी ने अपनी सरकार बना ली थ्रू द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917। जो 1917 में अक्टूबर क्रांति हुई थी, 1917 की जो रूस की क्रांति है उसको अक्टूबर रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। एक्चुअली हुआ क्या था, 1917 में रसिया में 2 रेवोल्यूशन हुई थी, एक हुई थी फेब में और दूसरी हुई थी अक्टूबर में। तो जो अक्टूबर में रेवोल्यूशन हुई थी उसी को अक्टूबर रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। अब ये सिचुएशन आई कैसे? जो मोनार्की का फाल हुआ था रसिया में वो 1917 में हुआ था, लेकिन ये एकदम से तो नहीं हुआ होगा। तो इसके पहले की जो घटनाएं थी ये सब कैसे हुआ, कौन थे सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन, रसिया की सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी रेवोल्यूशन से पहले, हमें ये जानने के लिए रसिया को फ्यू ईयर्स बिफोर देखना होगा कि रेवोल्यूशन से पहले कुछ साल पहले तक रसिया की कंडीशन कैसी थी। तो हम फ्लैशबैक में चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 1914। सबसे पहले तो देखो 1914 में क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। 1914 में जो रशियन एम्पायर था वो कैसा था? 1914 में रसिया में जार निकोलस सेकंड का शासन था, मीन्स वो राजा था। उसकी जो टेरिटरी थी वो मॉस्को के अलावा आसपास जो करंट डे के फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस तक फैला हुआ था। मीन्स जो रूस का साम्राज्य था ना वो बहुत बड़ा था और यूरोप के बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था, और साथ साथ एशिया में भी, क्योंकि जो रूस की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो एशिया और यूरोप दोनों में लाइज करता है। तो अब क्या होता है कि ये इतने बड़े एरिया में फैला हुआ था। इवन जो ये तो यूरोप के देश थे जो हमने अभी देखे, इसके अलावा ये जो एशिया में था कौन सा, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान तक फैला हुआ था। जो मेजोरिटी रिलीजन था, यानी कि जो यहाँ पे जिस धर्म के मानने वाले लोग बहुसंख्यक थे, मेजोरिटी में थे, वो था ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। लेकिन क्योंकि इनका जो साम्राज्य था वो तो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था, तो भाई वहाँ पे तो अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग थे। तो यहाँ पे कैथोलिक्स मानने वाले भी थे, प्रोटेस्टेंट मानने वाले भी थे, मुस्लिम और बुद्धिस्ट भी थे, लेकिन जो मेजोरिटी वो किसकी थी, वो थी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की। तो ये यहाँ का जो एम्पायर था और उसका रिलीजन था, हमने उसके बारे में देखा। यहाँ मैप में हम देख सकते हैं कि जो रशियन एम्पायर है वो कितने बड़े एरिया में फैला हुआ, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड एरिया में ये फैला हुआ था। अब हम देखते हैं कि उस समय यानी कि 1914 के समय या उससे पहले जो रसिया की इकोनॉमी थी और सोसाइटी थी वो कैसी थी। तो भाई 20th सेंचुरी की जस्ट बिगिनिंग में जो रसिया की जो लोग थे वो कैसे थे, वो एग्रीकल्चरिस्ट थे, यानी कि वो किसान थे। यहाँ तक कि रसिया की 85% जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर से अपनी लिविंग अर्न कर रही थी।
यानी कि यहाँ के ज़्यादातर लोग कृषि पर आधारित थे, जबकि यूरोप की अदर कंट्रीज़ में ऐसा नहीं था। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें फ्रांस और जर्मनी का, तो वहाँ पे 40 से लेके 50% जनता ऐसी थी जो एग्रीकल्चर पे बेस करती थी, लेकिन रसिया की लगभग 85% जनता खेती करती थी। यहाँ पे क्या था कि यहाँ का औद्योगिकरण नहीं हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ का नहीं हुआ था। तो क्योंकि यहाँ पे जो मेन ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर था, तो ये अपनी ऑन नीड के लिए तो पैदावार करते ही थे, साथ ही साथ ये एक मेजर एक्सपोर्टर भी था ग्रेन का। इंडस्ट्री जो थी वो बहुत ही कम थी, मीन्स हम कह सकते हैं फाउंड इन पॉकेट्स, मतलब इतनी कम थी कि हम उनके लिए एक मुहावरा यूज़ कर सकते हैं, फाउंड इन पॉकेट, जो बहुत सीमित मात्रा में होती है ना, उनको कहा जाता है। तो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया जो थे वो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में थे। यहाँ पे क्या होता था कि जो क्राफ्ट्समैन थे ना, यानी कि जो कारीगर होते हैं, उनकी वर्कशॉप थी, वही प्रोडक्शन करते थे, लेकिन लार्ज फैक्ट्री भी थी इनके साथ साथ। जो क्राफ्ट वर्कशॉप थी ना, उनके साथ साथ लार्ज फैक्ट्री भी थी, और ये जो फैक्ट्रीज थी ये 1890s में सेटअप हुई थी। तो आप देखो कि कितना बाद में जाके यहाँ पे विकास हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। 1890s में जब रसिया का जो रेलवे नेटवर्क था उसको एक्सटेंड किया जा रहा था, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था वो भी इंडस्ट्रीज में इंक्रीज हो रहा था। कॉइल प्रोडक्शन यहाँ का डबल हो गया था, और आयरन और स्टील जो था वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो 1900 तक आते आते क्या था, जो फैक्ट्री वर्कर्स थे और जो क्राफ्ट्समैन थे वो लगभग इक्वल हो गए थे। यानी कि पहले तो सिर्फ क्राफ्टमैन थे, छोटे कारीगर थे जो कि उत्पादन करते थे, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का विकास हुआ तो जो फैक्ट्री वर्कर्स थे और क्राफ्ट्समैन थे उनकी संख्या लगभग बराबर हो गई। जो इंडस्ट्रीज़ थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, यानी कि लोगों की अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। जो गवर्नमेंट थी वो क्या करती थी, वो सुपरविजन करती थी लार्ज फैक्ट्रीज का, कि लोगों को मिनिमम वेजेस मिलते रहे और उनके काम के जो घंटे हैं वो लिमिटेड रहें। लेकिन जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर थे ना, वो इतने ज़्यादा अच्छे से उसका ध्यान नहीं रख पाते थे। तो जो वर्किंग डेज था वो कितने हो जाते थे, 15 आवर्स भी हो जाते थे। जबकि जो मतलब कि छोटे वो थे वर्कशॉप थी, वहाँ पे वो स्मॉल यूनिट्स और स्मॉल वर्कशॉप में 15 आवर तक भी काम होता था, जबकि फैक्ट्रीज में वो 10 से 12 आवर होता था। अब यहाँ पे जो अकोमोडेशन था वो कैसा था, वो वेरीड करता था, कहीं पे रूम होते थे और कहीं डॉर्मेट्रीज होती थी। वर्कर्स जो थे वो स्मॉल ग्रुप्स में बटे हुए थे, डिवाइडेड थे वो सोशल ग्रुप में। कुछ तो ऐसे थे जो अपने विलेज से अभी भी लिंक बनाए हुए थे, कुछ ऐसे थे जो कि सिटीज़ में परमानेंटली सेटल्ड हो गए थे। ये पूछा जाएगा, क्वेश्चन आता है ये कि वहाँ का जो मजदूर वर्ग था वो कैसे डिवाइडेड था, तो उसमें आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि कुछ तो अपने गांव से जुड़े हुए थे, कुछ शहरों में परमानेंटली सेटल हो गए थे, कुछ जो डिवाइडेड थे वो स्किल की वजह से डिवाइडेड थे। मीन्स जैसे कि जो मेटल वर्कर होता था ना, वो अपने आप को बहुत सुपीरियर मानता था। क्यों मानता था, क्योंकि उसको ज़्यादा ट्रेनिंग और स्किल की ज़रूरत होती थी, तो वो ट्रेंड और स्किलफुल होता था, जबकि जो बाकी होते थे वो अनस्किलफुल होते थे। तो जो एक मेटल वर्कर होता था वो अपने आप को बाकी मजदूरों से सुपीरियर मानता था। अगर हम वुमेन की बात करें तो 30% जो फैक्ट्री की लेबर थी वो वुमेन थी, और ये कब आई थी फैक्ट्री में काम करने, 1914 के युद्ध के बाद, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में बहुत ज़्यादा जो पुरुष थे ना वो युद्ध में मारे गए थे, तो महिलाओं को काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तो इसके बाद 1914 के बाद सिर्फ रसिया में ही नहीं, बहुत सारे यूरोपियन देशों में महिलाओं की संख्या, काम पर जाने वाली महिलाओं की संख्या अचानक से बढ़ गई थी। तो 31% फैक्ट्री लेबर महिलाओं से बनी थी, और उनको पुरुषों के मुकाबले कम पैसा दिया जाता था। जैसे कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़ा था ना, कि वहाँ पे भी महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम पैसे दिए जाते थे और उनको राइट टू वोट भी नहीं दिया जाता था। यहाँ पे भी उनको कम पैसे दिए जाते थे, मीन्स कितने, हाफ या फिर 3/4, जो एक मैन का वेज होता था ना, वेजेस होता था, उसका 3/4 या फिर हाफ महिलाओं को दिया जाता था। इसके अलावा एक और जो डिवीज़न थी वर्कर्स की, वो किसके आधार पे थी, ड्रेस और मैनर्स के बेस पर भी वो आपस में बटे हुए थे। कुछ वर्कर्स ने एसोसिएशन बना रखी थी जो कि अनएम्प्लॉयमेंट या फाइनेंशियल हार्डशिप के समय एक दूसरे की मदद करते थे, बट ये बहुत ही कम थे, वेरी फ्यू। अब इस डिवीज़न के अलावा जो वर्कर्स थे, जो ये हमने देखा ना उनका सोशल डिवीज़न, इसके अलावा जो वर्कर्स थे, इस सब के होने के बावजूद भी वर्कर जो थे वो स्ट्राइक कर देते थे। कब करते थे, जब वो किसी बात से डिसएग्री होते थे एम्प्लॉयर की,
या तो फिर वर्क कंडीशन को लेके, या जो मतलब उनको वेजेस मिलता था उसको लेके वो समय समय पर हड़ताल कर देते थे। मीन्स उनमें इतनी एकता थी कि वो उस समय पर एक हो जाते थे। जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में 1896-97 में और मेटल इंडस्ट्रीज़ में 1902 में वो स्ट्राइक कर चुके थे। ये तो थी मज़दूरों की सोशल, कि मज़दूर किस तरह से सामाजिक विभेद डिफरेंसेस थे, उनमें सोशल डिफरेंसेस थे। अब क्योंकि यहाँ पे जो पीसेंट थे वो ज़्यादा मात्रा में थे, भाई वर्कर्स तो ज़्यादा नहीं थे ना, बहुत ज़्यादा जनता तो वहाँ की पीसेंट थी। तो अब हम कंट्री साइड चलते, यानी गांव में चलते। जो पीजेंट्स थे वो कल्टीवेट करते थे लैंड को, मतलब खेती करते थे, लेकिन जो खेती का बहुत बड़ा हिस्सा था, जो ऑन प्रॉपर्टी थी लार्ज स्केल पे, वो किसके पास थी? नोबिलिटी के पास, क्राउन के पास और ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास। यानी कि किसान खेती बेशक करते थे, बट उनके पास खेती के जो मतलब खेत होते ना, वो उनके पास बहुत कम थे। जमीन का ज़्यादातर हिस्सा नोबिलिटी, क्राउन और ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास था। जो ये पीजेंट थे ये भी डीपली रिलीजियस थे, यानी कि धार्मिक भावना थी इनके अंदर। लेकिन क्या था, कुछ केस में ही कुछ केस ऐसे भी थे कि जो ये नोबिलिटी लोग होते थे ना, ये उनकी बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि जो नोबल्स थे उनको अपनी पावर और पोजीशन किसकी वजह से मिली थी? जार की सर्विस की वजह से मिली थी। जार, अब जार के लिए कंफ्यूज मत होना, जार कहते थे जो रूस का राजा होता है ना, उसको जार कहते थे। और इसीलिए आपने देखा होगा जार का शासन, जारिस्ट वर्ड भी आप पढ़ोगे, जार निकोलस सेकंड, ऐसे वहाँ के राजा के नाम होते थे। तो जार वहाँ के राजा को कहा जाता था। तो जो नोबल्स होते थे ना, नोबल्स होते थे, उनको अपनी जो भी उनकी पावर और पोजीशन थी वो जार की सेवा करने की वजह से मिली थी, ना कि उनकी लोकल पॉपुलैरिटी की वजह से। और यही कारण था कि जैसे कि फ्रांस में क्या होता था, फ्रांस में तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, जब ब्रिटेनी में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी तो पीजेंट्स ने रेस्पेक्ट किया था नोबल्स का, और उनके लिए वो लड़े भी थे। यहाँ पे हम फ्रांस और रसिया का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उनके लिए वो लड़े भी थे। लेकिन रसिया में क्या था, रसिया में जो पीजेंट्स थे वो तो ये चाहते थे कि जो भी नोबल्स की ज़मीन है वो उनको दे दी जाए, और वो कभी कभी जो रेंट होता है ना उसको भी पे करने से रिफ्यूज़ कर देते थे, मना कर देते थे। इवन उन्होंने लैंडलॉर्ड्स का मर्डर भी कर दिया था कई जगह पर। तो और 1902 में तो ये बड़े लार्ज स्केल पे हुआ था साउथ रसिया में। साउथ रसिया में बड़े लार्ज स्केल पे ये हुआ था कि जो पीजेंट्स होते थे वो अपने नोबिलिटी का मर्डर तक कर देते थे। और 1905 में तो ऐसे इंसिडेंट पूरे यूरोप में होने लगे थे, यानी कि पहले तो ये साउथ रसिया में ही हो रहे थे, बट 1905 तक आते आते ये रसिया में होने लगे थे। जो रसियन पीजेंट्स थे वो एक और मामले में भिन्न थे यूरोपियन पीजेंट्स से। जो अदर यूरोपियन पीजेंट्स थे ना, उनसे एक मामले में भिन्न थे कि वो क्या करते थे, वो अपनी लैंड को समय समय पर पीरियोडिकली अपने कम्यून को सौंप देते थे। कम्यून मीर होता था, उनकी एक कम्युनिटी होती थी, उसका जो मुखिया होता था कम्यून, उसको सौंप देते थे, और वो इसको डिवाइड करता था जो भी इंडिविजुअल फैमिलीज की नीड होती थी ना उसके अकॉर्डिंग। और इस मामले में ये बिल्कुल अलग थे कि वो अपनी ज़मीन उसको सौंप देते थे, और फिर जिसकी जितनी ज़रूरत होती थी उसके अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया जाता था। अब हम बात करते हैं सोशलिज्म इन रसिया। अब रसिया में सोशलिज्म कैसे आया, कैसे जार निकोलस सेकंड के शासन का अंत हुआ। तो भाई देखो, रसिया में 1914 से पहले तक तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती ही नहीं थी। कोई होती भी थी तो वो इलीगल मानी जाती थी। क्यों मानी जाती थी? क्योंकि भाई जार का शासन था, वो कैसे अब पार्टी चलाने देगा? अगर पार्टी चलाई, कोई पार्टी बन गई तो उसी को उखाड़ के फेंक देंगे। तो वहाँ पर कोई भी पार्टी नहीं होती थी और सभी पार्टियाँ इलीगल मानी जाती थी। जो ये पार्टी थी रसियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, इसकी स्थापना हुई थी, फाउंड हुआ था, ये कब फाउंडेड हुई थी? 1898 में, जो कि सोशलिस्ट के द्वारा हुई थी, और जो रेस्पेक्ट करते थे मार्क्स के आइडियाज़ को। हमने कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा ना। एक और बात बता दूं, आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आज ही कार्ल मार्क्स का बर्थडे भी है। आज ही के दिन 5 मई को ही उनका जन्म हुआ था। तो ये जो सोशलिस्ट थे, जो कि मार्क्स के आइडियाज़ को रेस्पेक्ट करते थे, उन्होंने ये पार्टी बनाई थी। क्यों? लेकिन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी ना, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी, उसकी वजह से इसको इलीगल ऑर्गेनाइजेशन की तरह से ऑपरेट किया जाता था। तो इन्होंने एक न्यूज़पेपर बनाया था, वर्कर्स को अपने साथ जोड़ा था, और एक ऑर्गेनाइजेशन और एक इन्होंने स्ट्राइक जो है वो ऑर्गेनाइज की थी, जिसकी वजह से इनका धीरे धीरे वहाँ पर प्रचार हो रहा था।
जो कुछ रशियन सोशलिस्ट थे वो ऐसे सोचते थे कि जो रशियन पीजेंट्स हैं ना, क्योंकि वो अपनी ज़मीन को डिवाइड कर देते पीरियोडिकली, तो वो नेचुरल सोशलिस्ट हैं। भाई सोशलिस्ट कौन होते हैं? जो अब प्राइवेट प्रॉपर्टी को ज़्यादा महत्व नहीं देते, बल्कि वो संपत्ति पे समाज का अधिकार मानते हैं। और जो रसिया के जो पीजेंट्स थे उनकी तो क्वालिटी ये थी कि वो समय समय पर अपनी ज़मीन एक जगह इकट्ठी कर देते थे और फिर जिसको जितनी ज़मीन की आवश्यकता होती थी उस हिसाब से उसको बांट दिया जाता था। तो जो रशियन के सोशलिस्ट थे वो मानते थे कि भाई हमारे रसिया के पीजेंट्स तो नेचुरली सोशलिस्ट हैं, तो यहाँ पे जो क्रांति के दूत होंगे वो पीजेंट्स होंगे, ना कि वर्कर्स। और जो मेन फोर्स होगी रेवोल्यूशन की वो कौन होगी? पीजेंट्स होगी। यहाँ पर जैसे कि फ्रांस में कौन थे? वर्कर्स थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे जो मेन फोर्स होगी रेवोल्यूशन की वो पीजेंट्स होगी। और रसिया जो है वो सोशलिस्ट बहुत जल्दी बन जाएगा अदर कंट्रीज़ की अपेक्षा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि यहाँ के लोगों में तो नेचुरल सोशलिस्ट की भावना है। सोशलिस्ट जो थे वो 19th सेंचुरी में, लेट 19th सेंचुरी में वो एक्टिव हुए कंट्री साइड में, यानी कि गांव में वो लेट 19th सेंचुरी में गांव में जाके एक्टिव हो गए। अब क्या होता है, जब वो 19th सेंचुरी में यहाँ पर आकर एक्टिव हो गए तो उन्होंने एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बनाई 1900 में। इस पार्टी ने पीजेंट्स के राइट के लिए स्ट्रगल किया और ये डिमांड की कि जो नोबल्स की ज़मीन है वो पीजेंट्स को ट्रांसफ़र कर दी जाए। सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्री थे सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी के बारे में, रेवोल्यूशनरी से पीजेंट्स के बारे में। लेनिन जो था वो ये महसूस करता था कि पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप। पीजेंट्स जो लेनिन था वो ये सोचता था कि जो किसान है ना वो एक ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें से कुछ पुअर हैं और कुछ रिच हैं, कुछ लेबरर के रूप में काम करते हैं और कुछ कैपिटलिस्ट हैं, यानी कि कुछ तो मजदूर के रूप में काम करते हैं और कुछ बड़े उद्योगपति हैं या पूंजीपति हैं जो कि वर्कर्स को काम देते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से बटे हुए थे किसान। तो ये जो डिफ्रेंसिएशन था उनके बीच का, ये उनको सोशलिस्ट मूवमेंट का पार्ट नहीं होने देगा। ऐसा किसका मानना था? ऐसा लेनिन का मानना था, जो कि सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी का था। ठीक है, अब जो ये पार्टी थी, तो ये पार्टी जो ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे, पार्टी वाज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी के आधार पे ये इस पार्टी का डिवाइडेशन हो गया। जो व्लादिमीर लेनिन था, जिन्होंने कि वॉल्शेविक ग्रुप को लीड किया बाद में, इनका ऐसा मानना था कि जो हमारी जो पार्टी है, रिप्रेसिव सोसाइटी है, जो जारिस्ट रसिया है ना, उसकी जो पार्टी है वो डिसिप्लिन होनी चाहिए और उसका नंबर और क्वालिटी, मेंबर्स के नंबर और क्वालिटी में डिसिप्लिन होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। जो दूसरे थे मेंशेविक्स, वो ऐसे सोचते थे कि पार्टी सबके लिए ओपन होनी चाहिए, जैसे कि जर्मनी में था। तो इस बात पर इसमें विभाजन हो गया। अब मैं इसके बारे में आपको और क्लियर कर दूं कि देखो, एक तो हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक हमने पढ़ा वॉल्शेविक ग्रुप और एक हमने पढ़ा मेंशेविक ग्रुप्स। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो वॉल्शेविक है ना, रशियन लैंग्वेज में वॉल्शेविक का मतलब होता है बहुमत और मेंशेविक का मतलब होता है अल्पमत, यानी कि माइनॉरिटी। ये रशियन लैंग्वेज के वर्ड हैं। यहाँ पर हम इनको ग्रुप्स के रूप में बात कर रहे हैं कि वॉल्शेविक ग्रुप और मेंशेविक ग्रुप्स। तो असल में ये बहुमत और अल्पमत का नाम है रशियन लैंग्वेज में। इसके अलावा ये पार्टी उसी तरीके से आपस में बट गई, जैसे कि हम जब भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो कांग्रेस 1906 में दो भागों में बट गई थी, गरम दल और नरम दल। तो ये वही है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो वॉल्शेविक ग्रुप था ना, वो गरम दल था, वो ज़्यादा उग्र विचार वाला था, जबकि जो मेंशेविक थे वो उदारवादी थे। ये क्वेश्चन आता है, मैं इसीलिए आपको अलग से इसको डिस्क्राइब कर रही हूँ कि वॉल्शेविक और मेंशेविक का डिफरेंस भी पूछ सकते हैं और इनमें से किसी एक के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो वॉल्शेविक ग्रुप का जो लीडर था वो था व्लादिमीर लेनिन। इसकी विचारधारा क्या थी कि जो पार्टी है वो डिसिप्लिन होनी चाहिए और उसके जो मेंबर्स हैं उनकी नंबर और क्वालिटी पे कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं कि हर किसी को पार्टी में घुसा लिया जाए, मीन्स बहुत ही सोच समझ के और क्वालिटी वाले लोगों को मतलब पार्टी में लेना चाहिए और उनका एक लिमिटेड संख्या भी होनी चाहिए। जबकि जो मेंशेविक्स थे वो ये मानते थे कि जो पार्टी है वो सभी के लिए ओपन होनी चाहिए, यानी जो चाहे वो पार्टी को ज्वाइन कर सकता है।
तो इसी आधार पे जो इनकी पार्टी थी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, वो 2 भागों में बट गई थी। अब जो नेक्स्ट है वो है 1905 की रेवोल्यूशन। ये हम क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम फ्लैशबैक में जा रहे हैं, तो अब हम 1900 के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं समझती हूँ आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही बहुत है, और जो ये 1905 की रेवोल्यूशन है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इतना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप बस इसको समझते जाइए, फिर देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कैसे मिनटों में सॉल्व कर दोगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।